वेलकम टू आवर चैनल पावर प्ले। हम यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे 2025 के पहले मैच केकेआर वर्सेस आरसीबी के। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑक्शन के। ऑक्शन भाई, इस सीजन का जो ऑक्शन था, एक तो पहली बात है क्योंकि ये वाले जो मेगा ऑक्शन होते हैं ना, उसमें सबसे मेन स्टोरी रहती है कि आपको अपने सारे प्लेयर रिलीज करने होते हैं। और इस बात को सीरियसली अगर किसी ने लिया तो सिर्फ आरसीबी ने लिया। उन्होंने तो सारे प्लेयर रिलीज कर दिए, आरसीबी और पंजाब ने तो एक लेवल ऊपर कर दिया। उन्होंने बोला एक शशांक चाहिए, बाकी रखूं। करेक्ट, दो ऐसी टीम है जो अपने मोस्टली प्लेयर को रिलीज करा है अपने टीम से, और हैवी पर्स लेके गए थे। और फर्स्ट पे पंजाब था जैसे ही, और दूसरे पे आरसीबी थे। इन दोनों टीम में, लेकिन जो आरसीबी और केकेआर में जो उनका ऑक्शन स्ट्रेटेजी की बात करें हम, है ना, ऑक्शन स्ट्रेटेजी में दोनों टीम बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत थी। दोनों डिफरेंट थे। एक अपने प्लेयर को रिटेन करना चाह रही थी, अपने प्लेयर को खरीदना चाह रही थी, और एक थी जो अपने प्लेयर को रिलीज करना चाह रही थी। इवन ऑक्शन में जाने से पहले ही केकेआर ने अपने 6 के 6 प्लेयर रिटेन कर लिए थे, 2 अनकैप्ड और 4 कैप्ड। 2 अनकैप्ड जैसे कि हो गया आपके हर्षित राणा, और दूसरा अनकैप्ड उन्होंने रघुवंशी को करा था। 2 अनकैप्ड उन्होंने रख लिए थे, और 4 कैप्ट में वरुण चक्रवर्ती, आंद्रे रसेल, सुनील नारायण। ये 4 हो गए थे उनके कैप्ट, और 2 हो गए थे अनकैप्ट। लेकिन मेन बात पता क्या है, 6 प्लेयर रिटेन करने के बाद उन्होंने अपने विनिंग कैप्टन रिटेन नहीं किया था। विनिंग कैप्टन से शेयर को रिटेन नहीं किया था को। जैसे कि सेम भी थे, दिल्ली का प्री प्लान था कि ऋषभ पंत को नहीं, ऋषभ पंत के लिए दिल्ली बहुत दूर तक गई, दिल्ली गई थी 20 करोड़ के आसपास तक उन्होंने ऑक्शन में बोली लगाई। करेक्ट, हाँ, दिल्ली के लिए गई थी केकेआर वो सारी। लेकिन श्रेयस अय्यर के पीछे उस लेवल पे केकेआर नहीं गई ऑक्शन। जैसे लखनऊ नहीं गई केएल राहुल के लिए, क्योंकि वो श्योर थी। लखनऊ का केएल राहुल वाला कहानी वो श्योर था कि लखनऊ रिलीज कर रही है, इंटेंशनली रिलीज कर रही है, उनको वापस नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पे बाकी सब में यहाँ पे डिफरेंस क्या ना, मेरे को लग रहा है ये एक विनिंग कैप्टन, हाँ, ये इंटरनली प्री प्लान था इनका कि शेर को नहीं लेना। मतलब मेरे को नहीं पता कि ये मतलब उनका आंदोलनिक मामला था या जो था, लेकिन वो दिख रहा था ऑक्शन में कि उन्होंने शेयर को नहीं लेना था, इसलिए वो उस पे गए भी नहीं थे। एक भी बार उन्होंने बिड भी नहीं करी थी शेयर पे। तो दोनों के बीच का गैप केके और आरसीबी का, जहां पे उन्होंने 6 प्लेयर रिटेन कर लिए, और आरसीबी ने कोहली को रिटेन किया एज ए मेन प्लेयर और रजत पाटीदार को साथ में रिटेन किया, ये सोच के आई थिंक, क्योंकि उनको जो एक थॉट की क्लैरिटी लगी जब उन्होंने कैप्टन अनाउंस किया, कि वो शायद पहले से ही रजत पाटीदार को कैप्टन बनाना चाहते थे। क्योंकि पूरे ऑक्शन में जो सारा पहले से कहानी बन रही थी कि आरसीबी एक कैप्टन खरीदेगी, हो सकता है पंत के पीछे जाए क्योंकि उनके पास विकेट कीपर भी नहीं था, हो सकता है राहुल के पीछे जाए, सबसे हैवी पर्स था उनके पास दूसरे नंबर पे पंजाब के बाद, लेकिन वो किसी के पीछे नहीं गए। उन्होंने पहले से ये सोच रखा होगा कि रजत पाटीदार ने जो पिछले सीजन उनके लिए काम किया था, उसके बाद उनका मुझे लग रहा है कि ये थॉट रहा होगा कि हम इसको कैप्टन बनाएंगे। उसके अलावा उन्होंने एक ही रिटेन किया, वो था यश दयाल, जो कि अनकैप्ड की कैटेगरी में 4 करोड़ में उसको लिया था यश दयाल को, 5 के आसपास आई थिंक, 5 करोड़ शायद, 4 से 5 करोड़ के बीच में लिया था। और रजत पाटीदार का इनका प्री प्लान था लेने का, और मतलब उसका सिंपल सा लॉजिक है कि उसकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी रही है पिछले 2 साल में, चाहे वो रणजी हो और विजय हजारे हो, ट्रॉफी जितवाया बंदे ने, और उसके बाद हर जगह परफॉर्म कर रहा है। पिछला सीजन जहाँ 7 के 7 मैच मैंडेटरी थे आरसीबी के लिए जीतने के लिए, और वो 7 जीत के जो उन्होंने एक अजूबा किया था, वहां पे सबसे की रोल अगर किसी ने प्ले किया था अलॉन्ग विद कोहली, तो वो रजत पाटीदार था। और कोहली के बाद सबसे ज्यादा रन आई थिंक रजत पाटीदार के ही होंगे आरसीबी में। तो ऑक्शन स्ट्रेटेजी तो दोनों की डिफरेंट ही थी। जैसे कि उनका तो यही था कि ये तो रिटेंशन हो गया। और ऑक्शन किसने अच्छा किया? ऑक्शन मेरे हिसाब से तो मतलब आरसीबी 85 करोड़ में अच्छा परचेस करी है, मतलब, और अपना उसको यही था कि मेरे को अपनी टीम रीबिल्ड करनी है, पूरी रीबिल्ड करनी है। और आई थिंक जिसको रिलीज करा है उन्होंने, ठीक है, उनसे 2 टाइम्स अच्छे प्लेयर वो लाए हैं इस ऑक्शन में। हाँ देखो, मेन जो 4 उनके रिलीज थे, सबसे पहला शॉकिंग जो रिलीज था वो था सिराज का। लेकिन सिराज के रिप्लेसमेंट में वो लोग भुवी को लेके आए, जो कि चिन्नास्वामी स्टेडियम पे स्विंग के साथ पावर प्ले में ज्यादा इम्पैक्टफुल वो बॉलर हो सकते हैं, क्योंकि डेथ ओवर के लिए उन्होंने पहले यश दयाल को रिटेन कर लिया। करेक्ट, और सिराज और भुवी का तो कोई कंपैरिजन नहीं है बेसिकली। सिराज के तो आईपीएल का वन ऑफ द बेस्ट लेजेंड, मतलब तो बताता है कि वो किसी भी ग्राउंड में अच्छा ही परफॉर्म कर रहा है। तो आई थिंक वो भी तो टॉप परफॉर्मर रहेंगे उसके लिए, तो वो भी तो एक अच्छा पिक है। सोने पे सुहागा भुवी के साथ हेजलवुड का ऐड करना, दोनों एक कैटेगरी के बॉलर जो स्विंग कराना जानते हैं, जो पावर प्ले में विकेट लेना जानते हैं, जो दोनों के दोनों इकोनॉमिकल है। लेकिन सबसे पूरे ऑक्शन का जो मूवमेंट था वो था जब हमारे अंबानी साहब के लड़के आते हैं और आरसीबी के ओनर को कहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपनी विलजैक हमें दे दिया। तो मतलब सही क्या देखें,
आरसीबी का थोड़ा नेगेटिव जो ऑप्शन मतलब जो भी 1-2% रहा वो वही रहा कि विल जैक को जाने देना, क्योंकि विल जैक उनका जो भी की प्लेयर था, एमवीपी था बेसिकली, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर था, जो बैट के साथ भी अच्छा कर रहा था, बॉल के साथ भी अच्छा बॉल के साथ उसके 2-3 ओवर, जो 2 ओवर 3 ओवर 1 ओवर वाले इम्पैक्टफुल बॉलिंग क्रूशियल सिचुएशन में अच्छे फेंक रहा था वो बॉले, और पावर प्ले में डाल रहा था, और स्वप्निल पहला ओवर डाल देता था, तीसरा ओवर विल जैक डाल दे रहा था। करेक्ट। तो स्वप्निल का भी इन्होंने बस एक चौथा रिटेन करा, वो स्वप्निल का रिटेन ही परचेस, उन्होंने आरटीएम यूज किया एक प्लेयर पे, जबकि उनके पास पूरे 4 प्लेयर का वो मौका था, वो एक प्लेयर पे यूज किया, वो क्या उन्होंने स्वप्निल सिंह पे, वो भी उनका लकी चार मतलब पिछला सीजन स्वप्निल टीम में आता है, टीम सारे मैच जीत जाती है, स्वप्निल आता है, एक ओवर डालता है, एक ओवर सारे मैच जीती एक्सेप्ट नॉकआउट मैच की, तो उनका लकी चार। ओवरऑल मुझे लगता है कि ऑक्शन टेबल पे केकेआर काइंड ऑफ ब्लंडर कर दिया, काइंड ऑफ कंफ्यूज थी बिटवीन अयर्स। 23 करोड़ जिस अय्यर को देने थे उस अय्यर को ना देके आरसीबी ने उसकी बोली बढ़ा दी क्या? नहीं, केकेआर ने इतना सोचा होगा वेंकटेश अय्यर को देने? नहीं, आरसीबी को एक प्लेयर चाहिए था जो कि मिडिल ऑर्डर में, जो कि लेफ्टी बैट्समैन हो, और जो मतलब वेंकटेश अय्यर है उसका बैट स्विंग बहुत ही अच्छा है। लेकिन बाकी उन्होंने अपनी मेन टीम ना ऑलरेडी उन्होंने रिटेंशन में रख लिया था, बाकी उन्होंने जो लिए वो एडिशनल लिए। मिचेल स्टार्क को छोड़ना समझ में आया था क्योंकि फाइनल छोड़ के बहुत ज्यादा कुछ खास परफॉर्मेंस रहा नहीं, बहुत बड़ा बॉलर है अनडाउटेडली, लेकिन फाइनल छोड़ के पिछले सीजन में बहुत कुछ खास रहा नहीं था। 2024 आईपीएल उसके लिए थोड़ा एवरेज गया था, फाइनल छोड़ के, फाइनल में तो तहलका था। तो हाँ, दोनों का फाइनल कंक्लूजन निकलता है कि आरसीबी ने ऑक्शन टेबल पे केकेआर से बेहतर काम किया, रिटेंशन टेबल पे ज्यादा बेहतर काम केकेआर ने किया, ऑक्शन टेबल पे ज्यादा बेहतर काम आरसीबी ने किया। आरसीबी ने अच्छा ऑक्शन करा है ओवरऑल भी। कैप्टन बनाने में किसने बाजी मारी, आरसीबी ने या फिर केकेआर ने? देखो, रहाणे तो उनका लास्ट मूव था कैप्टन का, ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से ना रहाणे की कैप्टनसी को कम डिस्कस किया गया हमेशा से। मतलब इंडियन हिस्ट्री में टेस्ट क्रिकेट में 2 ही 3 कप्तान रहे जिन्होंने बीजीटी जीता, ऑस्ट्रेलिया में जाके बीजीटी जीतने वाले तो सिर्फ 2 रहे हैं, उसमें से एक कप्तान रहाणे हैं, तो जो कि रहाणे कंपैरेटिवली कमजोर टीम लेके बीजीटी जीता हुआ है, प्लस इस साल जो उन्होंने डोमेस्टिक में क्या पता केकेआर मैनेजमेंट का थॉट ये हो कि मतलब कि T20 एक अलग वेरिएंट ऑफ क्रिकेट है, टेस्ट एक अलग वेरिएंट ऑफ क्रिकेट है, क्योंकि हमने उतना इम्पैक्ट देखा नहीं है रहाणे के कैप्टनसी में इन व्हाइट बॉल क्रिकेट। व्हाइट बॉल क्रिकेट ज्यादा उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे कप्तानी की नहीं है, और लीग में भी थोड़ा कम, लीग में राजस्थान के लिए उन्होंने कप्तानी की है, लेकिन वो उसका कुछ बहुत ऐसा कुछ बहुत खास परफॉर्मेंस उन सीजन्स में रहा नहीं था। रिप्लेसमेंट में संजू ने टीम को ज्यादा बेहतर संभाला है, जब वो राजस्थान में अजिंक्य थे उससे बेहतर। रहाणे तो लास्ट टाइम पिक था इनके लिए, केकेआर के लिए, तो वो तो ऑब्वियसली बात है कि रहाणे को एज ए कैप्टन नहीं देख रहे थे। नहीं, जो मेरा पॉइंट अभी भी है कि जो दोनों टीम ने बनाया, क्या वो बेहतर कैप्टन किसने बनाया? देखो, अगर रजत पाटीदार को मेरे हिसाब से डिस्कस करना अगेन टू अर्ली टू जज, क्योंकि रजत पाटीदार का अभी हमने देखा नहीं है, परफॉर्मेंस जरूर हमने देखा है, एज ए लीडर किस तरीके से रहेगा। ऑब्वियसली बात है, टीम का कैप्टन है, कोहली बैकअप में रहेंगे उनके, क्योंकि जब हम डुप्लेसिस को भी हमने देखा था तो वाइस कैप्टन की तरीके से कोहली परफॉर्म कर रहे थे उस टाइम, जिस मैच में डुप्लेसिस नहीं थे तो कोहली ने कप्तानी भी की थी। और रजत पाटीदार क्योंकि इंडिया का एक जूनियर प्लेयर है और टीम में कोहली जैसे सीनियर प्लेयर है, तो वो एक बैकअप, एक गाइडेंस उस तरीके से रहेगा। लेकिन रहाणे का केस इससे उल्टा है, रहाणे अपनी टीम में सबसे सीनियर प्लेयर है। आई थिंक मेरे हिसाब से रहाणे को मैं ओवर थोड़ा रखूंगा इस, और ये हम टीम बनाते हैं। हाँ, जगह बेहतर का, हाँ टीम बना लेते हैं हम, पहले तो ओपनिंग सेट कर लेते हैं। तो केकेआर का मेरे तरफ, केकेआर का ओपनिंग एक सुनील नारायण ओपनर है विथ गंभीर इन द टीम, जो हिस्ट्री है, जो हिस्ट्री कहती है कि अगर गंभीर टीम में नहीं है तो सुनील नारायण एज ओपनर सक्सेसफुल नहीं है। इस बार फिर से वही समय आ गया है जब पिछले सीजन मतलब सुनील नारायण ने जो कारनामे किए थे वो एक्सेप्शनल थे, लेकिन इस बार गंभीर टीम में नहीं है। मैनेजमेंट का थॉट फॉर इनिशियल मैचेस फॉर श्योर वो सुनील नारायण के साथ जाएंगे, क्योंकि पिछले साल का जो उन्होंने परफॉर्मेंस दिया था वो दिखा था। लेकिन अगर वो वापस डिप करता है, जैसे लास्ट टाइम गंभीर के जाने के बाद उन्होंने इनिशियली रखा था सुनील नारायण को ओपनिंग में, लेकिन वो डिप कर गया, फिर उन्होंने प्रॉपर ओपनर ओपनिंग भेजना शुरू कर दिया था। अगर वो वापस डिप करता है तो हो सकता है कि फर्दर मैच में ये ओपनिंग पेयर को लेकर सोचे, लेकिन इनिशियल मैच में आई थिंक दे विल गो अहेड विद सुनील नारायण, क्योंकि वो विन विन सिचुएशन है। अगर वो टिक गया तो सब कुछ ठीक है, नहीं टिका तो एक बॉलर आउट हुआ है। देखो, उनके पास तो वैसे भी
ओपनर्स की कमी है, ठीक है, तो वो सुनील नारायण को मोस्ट प्रोबेबली ऑप्शन टेबल की एक और गलती। करेक्ट, उनकी ब्लंडर यही था कि उन्होंने ओपनर ही नहीं खरीदा और कैप्टन भी नहीं खरीदा। तो सुनील नारायण को हम रखते हैं अभी फिलहाल टीम में। अवेलेबल ऑप्शन में हमारे पास है क्या? देखो सुनील नारायण का है कि वो हिट एंड रन है, तो चलेगा तो चलेगा, नहीं तो फिर गया, ऐसा सीन है। तो ठीक है, अपना पावर प्ले का सही यूटिलाइज कर लेगा, तो उसको हम रखते हैं ओपनिंग में। और उसके बाद हमारे पास सेकेंडरी ऑप्शन, सॉरी सेकेंड ओपनर हमारे पास रहेगा डुप्लेसिस, और नहीं डुप्लेसिस नहीं, इनकी टीम में क्विंटन डिकॉक और साथ में है हमारे अफगानिस्तान के बल्लेबाज गुरबाज और डिकॉक, इनके दो ऑप्शन है। अगेन दोनों फॉरेन कोटा से आते हैं, तो दोनों का एक साथ टीम में खेल पाना मुश्किल है, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी नीचे फॉरेन प्लेयर्स हैं जो कि काइंड ऑफ कंफर्म है जो खेलेंगे, जो रसेल है। तो इसीलिए टीम में मुश्किल है कि दोनों खेलेंगे। सुनील नारायण के साथ एज ए विकेट कीपर बैट्समैन मेरा प्रेफरेंस डिकॉक। आरसीबी में ओपनिंग में कोई डिस्कशन नहीं है, कोहली लगातार 10 साल से ओपनिंग कर रहे हैं, 10 साल या फिर थोड़े ज्यादा से, और साथ में फिल सॉल्ट को वो लाए इसलिए। एक्चुअली आरसीबी ने यही किया कि उन्होंने हर एक बॉक्स चेक किया कि हाँ मुझे ओपनर चाहिए, फिल सॉल्ट, कोई डिस्कशन नहीं। विल जैक ओपनिंग नहीं करता, लेकिन अगेन जो इस पे ओपनिंग का उन्होंने टिक कर दिया कि हमारा ओपनर कंफर्म है, विराट कोहली, फिल सॉल्ट। ओपनिंग में तो कोई डिस्कशन ही नहीं है, फिल सॉल्ट के आने से वन ऑफ द बेस्ट ओपनिंग प्लेयर, हाँ वन ऑफ द बेस्ट ओपनिंग प्लेयर है, क्योंकि तो इनका ओपनिंग दोनों का क्लियर है। फर्स्ट डाउन दोनों में कप्तान, फर्स्ट डाउन हाँ रजत पाटीदार और रहाणे, आई थिंक दोनों जगह कैप्टन ही फर्स्ट डाउन, दोनों ही मतलब फर्स्ट डाउन के लिए वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन है यार दोनों, क्योंकि रहाणे भी इनिंग संभाल लेता है और अब तो तेज भी खेलने लगा है। फर्स्ट डाउन प्लेयर था नहीं उसने, वो पिछले सीजन वो सेकंड डाउन या थर्ड डाउन आ रहा था मेनली, लेकिन वो फर्स्ट डाउन कर लेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है एज ए कैप्टन वो फर्स्ट डाउन खेलेगा। हाँ, उसने मतलब कि बहुत सारे मैचेस जो भी डोमेस्टिक होता है उसमें फर्स्ट डाउन खेले भी और अच्छा भी खेला है, वो अच्छा खेल सकता है, तो फर्स्ट डाउन तो उसके लिए सही पोजीशन है। और सेकंड डाउन के लिए जितेश शर्मा आरसीबी में, और आरसीबी और वहाँ पे वेंकटेश अय्यर 23 करोड़ पे वसूलने भी तो है, 23 करोड़, तो मेरे को तो लगता था कि उसको कप्तान बनाएंगे, तो वो वसूलने, तो सेकंड डाउन तो सुरेश अय्यर फॉर श्योर है। 5वें नंबर पे दोनों टीम में वहां पे रिंकू सिंह एक सबसे बेस्ट ऑप्शन है, जो कि 5वें नंबर का जो मिडल ओवर्स या फिर 14-15 ओवर के आसपास की अगर बैटिंग है तो उसके बाद एंड करने के लिए वहां पे रिंकू सिंह है। यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली लिविंगस्टन को भेजेंगे 5वें नंबर पे। करेक्ट, केकेआर मैनेजमेंट ने खर्च भी रिंकू पे दबा के किया है, तो उसको तो 5th पे खिलाएंगे। 5th पे होना चाहिए रिंकू सिंह, और वो डिजर्व भी करता है, रिंकू सिंह 5th पे। जो आरसीबी का है 6ठे नंबर का बैटिंग, वो थोड़ा एक क्रूशियल पोजीशन है, क्योंकि यहाँ पे है मल्टीपल दावेदार और सारे ऑलमोस्ट फॉरनर। अब बैथल को हम ले लें, जैकब बैथल, टिम डेविड और रदरफोर्ड, ये तीन वो है जो कि हिट कर सकते हैं, लास्ट के ओवर्स में फिनिश करना जानते हैं, तीनों तेज खेलते हैं, लेकिन 3 लोग हैं और सीट एक है। और क्योंकि हम 2 फॉरेन प्लेयर ले चुके हैं जो कि फिल सॉल्ट है और लिविंगस्टन है, और एक हेजलवुड जो बॉलिंग में कंफर्म रहेगा, तो एक ही कोटा खाली भी बचता है, और तीनों ही फॉरनर्स है, तो एक ही कोटे में तीनों में कोई एक ही आ पाएगा। आई थिंक केकेआर वाली पिच पे जो कि ईडन गार्डन है, वहां स्पिन का मदद मिलता है, और बैथल लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग करते हैं, तो बैथल एक बेहतर ऑप्शन है फॉर द फर्स्ट मैच ट्राई करने के लिए। तो जैकब हो गया, इधर बैथल हो गया 6th पे, एंड वहां पे बिटवीन रमनदीप एंड आंद्रे रसेल, डिपेंडिंग की सिचुएशन क्या है। रमनदीप नहीं, आंद्रे रसेल 6th पोजीशन, और नहीं आंद्रे रसेल 7वां पे, 6ठा रमनदीप रहेगा और रघुवंशी रहेगा। करेक्ट, हाँ। तो रघुवंशी और रमनदीप में मेरे हिसाब से प्लेइंग 11 शुड बी रमनदीप, प्लेइंग 11 में रमनदीप डिजर्व करता है, रमनदीप रहना भी चाहिए, और रमनदीप की परफॉर्मेंस भी अच्छी रही है, और केकेआर ने विश्वास भी दिखाया, फील्डर तो गन है भाई, केकेआर ने विश्वास दिखाया रमनदीप, रघुवंशी पे भी दिखाया। 7वें पे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि वहां पे आंद्रे रसेल रहेंगे, यहाँ पे कुणाल पांड्या, इसमें कोई डिस्कशन नहीं है। 7वें नंबर पे दोनों टीम ने अपना फिक्स प्लेयर किया हुआ है। 8वां नंबर दोनों टीम का जो की स्पिनर है, वहां पे वरुण चक्रवर्ती, यहाँ पे श्रेयस शर्मा जरूर खेलेंगे, क्योंकि श्रेयस शर्मा ने केकेआर में खेला हुआ है, ईडन गार्डन का एक्सपीरियंस है उनको, ईडन गार्डन पे जानते हैं कि किस तरीके से बॉलिंग करनी है, और शायद इसी पर्पस की लाइव गया। हो सकता है कि वो चिन्नास्वामी में सारा मैच ना खेले श्रेयस शर्मा, लेकिन यहाँ पे क्योंकि कुणाल पांड्या ओवर डालेंगे, लिविंगस्टन कुछ ओवर डाल सकते हैं, लेकिन मेन स्पिनर के तरीके से श्रेयस शर्मा रहेंगे। मेरा उधर तो वरुण चक्रवर्ती, मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे श्रेयस शर्मा क्या सेकेंडरी बॉलर मतलब उस तरीके के हैं जो आरसीबी में फिट होते हैं? मुझे लगता है 3 स्पिनर मिलके 8 ओवर पूरे करेंगे, क्योंकि जो पेसर्स हैं इनके आरसीबी के वो बहुत बेहतर हैं। जो 3 स्पिनर बनते हैं, कुणाल पांड्या, श्रेयस शर्मा और बॉलर के साथ खेलेंगे, प्लस बैथल, अगर हमने बैथल को भी टीम में रखा तो 4 बॉलर मिलके 8-9 ओवर का कोटा डालेंगे। 4 स्पिनर 4 बॉलर रहेंगे, 4 स्पिनर 3 पेसर, अगर इम्पैक्ट
बैट्समैन नहीं आता है तो 7th पे हमारा, सॉरी 8th पे हमारा हो गया था इधर वरुण चक्रवर्ती, इधर सुयश दोनों टीम के 3 पेसर्स रख लेते हैं। आरसीबी के 3 पेसर्स में मुझे नहीं लगता ज्यादा डिस्कशन है, हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार और फिर यश दयाल, क्योंकि तीनों अपना रोल प्ले करना जानते हैं। 2 पावर प्ले के बॉलर हैं, स्विंग कराना जानते हैं। यश दयाल डेथ ओवर डालेगा, तो उनकी टीम का काइंड ऑफ शॉर्ट है, शॉर्टेड है। हाँ, उनका तो बॉलर तो शॉर्टेड है, जो पेसर है भुवनेश्वर खेलेगा और क्या नाम है, यश दयाल खेलेगा और 4 फॉरेन कोटा भी पूरा हो जाता है। उनके 12 ओवर तो भाई पीक पे जाएंगे जो भी पेसर के तीनों के। केकेआर का कंपैरेटिवली पेस अटैक कमजोर है। उनका पेस अटैक में हो जाएगा बेसिकली। उनके पास जो ऑप्शन है वो सबसे पहले हर्षित राणा है, वैभव अरोड़ा है, और जो तीसरा है वो बिटवीन नोकिया एंड स्पेंसर जॉनसन। मुझे लगता है कि दोनों में किसी को एक को पिक कर सकते हैं। स्पेंसर जॉनसन क्योंकि लेफ्ट आर्म बॉलर है, वो टीम में ज्यादा जो काम मिचेल स्टार्क पिछले सीजन कर रहे थे वो तो ना करे तो अच्छा है। फाइनल में जो काम मिचेल स्टार्क ने किया उस तरीके का कुछ करने के लिए अगर वो रखते हैं, क्योंकि एक लेफ्ट आर्म पेसर का इम्पैक्ट होता है जो कि आरसीबी में यश दयाल है, उस तरीके से वो रख सकते हैं जॉनसन को हम पिक कर लेते हैं। तो 3 हो गए उनके 3 हो गए। इनके अरोड़ा तो प्लेइंग 11 तो ये है। आरसीबी का इम्पैक्ट आ जाएगा बैटिंग में देवदत्त पडिक्कल एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि उनको बेस प्राइस पे उठाया अनसोल्ड होने के बाद, वापस अपनी टीम में बुलाया। आरसीबी के लिए खेला था। देवदत्त पडिक्कल का बेस प्राइस 2 करोड़ था ना, तो उनको ले लेते बैटिंग में वो, और बॉलिंग में रशीद डेथ ओवर स्पेशलिस्ट लाया ही इसीलिए गया है, तगड़ा पैसा दे के लाया गया है कि जब भी इम्पैक्ट बॉलर की जरूरत होगी या फिर जिस पिच पे सुरेश शर्मा नहीं खेल होंगे तो वो रसिक प्लेइंग 11 का हिस्सा भी हो सकते हैं। डेथ ओवर डालने 4 पेसर्स उन्होंने मजबूत बने हैं। रसिक केकेआर के इम्पैक्ट प्लेयर कौन हो सकते हैं? केकेआर का इम्पैक्ट प्लेयर तो देखो, अगर अमनदीप खेलता है टीम 11 में तो रघुवंशी आ जाएगा इम्पैक्ट प्लेयर, और बॉलिंग में उनके पास चेतन साकरिया वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। चेतन यार को अपना हो जाते हैं सुनील नारायण, क्विंटन डिकॉक, फर्स्ट डाउन पे रहाणे, चौथे नंबर पे वेंकटेश अय्यर, 5वें नंबर पे हमने वहां पे रखा था रिंकू सिंह को, 6ठे नंबर पे रमनदीप को, 7वें नंबर पे आंद्रे रसल। फुल बैटिंग बंद हो जाता है यहाँ पे। 8वें नंबर पे वरुण चक्रवर्ती, उसके बाद में 3 पेसर जो उनके रखे हैं, वैभव अरोड़ा, हर्षित राणा और स्पेंसर जॉनसन को अभी हम लेके चल रहे हैं बिटवीन स्पेंसर जॉनसन और नोकिया। इट्स कंप्लीटली टीम पे तो 2 इम्पैक्ट प्लेयर, दो इम्पैक्ट प्लेयर जो इनके हैं वो हमने बिटवीन रमनदीप और रघुवंशी प्लेइंग 11 इम्पैक्ट प्लेयर, एंड द सेकंड इज चेतन साकरिया आरसीबी का। इनका केकेआर का थोड़ा टॉप ऑर्डर थोड़ा वीक लग रहा है, टॉप ऑर्डर वीक है, पेस अटैक वीक है, ये 2 इनका थोड़ा लेकिन इनका जो स्पिन अटैक है बहुत ही अच्छा, बहुत शानदार, प्लस मिडल ओवर्स रिंकू, रमनदीप, रसल, वेंकटेश अय्यर, 4 तबाही है मिडल ओवर्स में। तो आरसीबी का प्लेइंग 11 कुछ ऐसा हो जाएगा कि फिल शॉल्ट, विराट कोहली दोनों एज ओपनर आ जाएंगे। फर्स्ट पे रजत पाटीदार, सेकंड पे जितेश शर्मा विकेट कीपर बैट्समैन, चौथे नंबर पे जितेश शर्मा, 5th पे लिविंगस्टन, 6th पे जैकब वेथल, जैसे हमने 3 में स्लैश किया था, टिम डेविड और रदन शेफर्ड में जैकब वेथल आ जाएगा, अच्छा है 6th पे। 7th पे कुणाल पांड्या, 8th पे सुरेश शर्मा स्पिनर में, और 9th पे हेजलवुड, और 10th पे भुवनेश्वर कुमार, और 11th पे अपना यश दयाल। और इनका इम्पैक्ट में बॉलर की अगर रिक्वायरमेंट होगी तो रसिक आ जाएगा, बैटर में आ जाएगा देवदत्त पडिक्कल। तो उनके पास मतलब जो भी है ओपनर में थोड़ा बचा लिया, डिकॉक, स्पिनर्स बहुत तगड़े हैं। इंडिविजुअल स्टैट्स की भी कहानी है, क्योंकि जब आईपीएल है तो स्टैट्स रिकॉर्ड्स की कहानियां बनती हैं। ये मैच विराट कोहली अगर 38 रन बनाते हैं, विराट कोहली के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट मैच है। अगर वो 38 रन इस मैच में बनाता है बंदा, 1000 रन केकेआर के खिलाफ पूरे, 4 टीम के खिलाफ उसके 1000 रन पूरे हो जाएंगे। ये होते ही ये मतलब बहुत किसी और का नहीं है, पहली बात तो किसी और का नहीं है, क्योंकि 4000 रन टोटल होना बड़ी बात होती है, इसके 4 टीम के खिलाफ 1000 रन होने वाले हैं। करेक्ट। तो क्या लग रहा है, ये पहले तो ये 38 रन पॉसिबल है? लग रहा है कि विराट कोहली पावर प्ले में बना देंगे ये रन, ठीक है, उसके लिए तो इजी है बहुत ही ज्यादा, और वो पावर प्ले में तो बहुत ही ज्यादा तेज खेलने लगा है, बहुत ज्यादा तेज खेलने लगा है, और मतलब कि वन ऑफ द लेजेंड है यार वो तो बना देगा पावर प्ले में। और मतलब कि वैसे भी ईडन गार्डन तो रिकॉर्ड्स के लिए ही बने हैं, ठीक है, तो ये 1000 रन का रिकॉर्ड्स आएगा विराट का, वो भी पावर प्ले के अंदर आएगा, मेरे को तो इतना लग रहा है। और
बहुत बुरे रिकॉर्ड भी है आरसीबी के ईडन गार्डन में। आरसीबी का लोएस्ट स्कोर 49 ईडन गार्डन में है और हाईएस्ट भी 264 शायद ईडन गार्डन में है। हाईएस्ट 264 ईडन गार्डन में नहीं है, लेकिन बिटवीन जो इनके आपसी मैच है उसमें 213 रन है, वो आरसीबी ने के हाईएस्ट है कंपैरेटिवली 204 जो कि केकेआर ने मारा है। इन दोनों टीम में जो ईडन गार्डन में मैच है उसमें 34 मैच में इन दोनों के खिलाफ आपसे स्टैट्स तो बहुत आगे है केकेआर, क्योंकि केकेआर का वो है ना कि यार मतलब उनके होम ग्राउंड है तो उनका तो एज रहेगा ही। लेकिन ये चीज एज आपको चिन्नास्वामी में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अब एज यहाँ पे केकेआर को देखने को मिल रहा है। मैं स्टैट्स के साथ बता देता हूँ कि 34 मैच दोनों टीम ने एक दूसरे के सामने खेला है ईडन गार्डन, नहीं 34 मैच इन टोटल हाँ। जहाँ पे 20 मैच केकेआर जीती है और 14 मैच आरसीबी जीती है, ये इन टोटल है। यही चीज जब हम यहाँ पे करते हैं ईडन गार्डन में, तो ईडन गार्डन में जहां तक मुझे पता है कि उन दोनों ने शायद 14 मैच खेले हैं, 11 मैच खेले हैं शायद, 11 खेले हैं, उसमें से 7 केकेआर ने जीता है और 4 आरसीबी। हाँ 11 मैच खेले हैं, 7 और 4 का। तो केकेआर में मतलब ईडन गार्डन में ये है कि आरसीबी का थोड़ा विनिंग परसेंटेज थोड़ा कम है, ओवरऑल भी इतना ही है, ओवरऑल भी इतना ही है लमसम में। तो ओवरऑल केकेआर हावी रही है पास्ट में, अपने होम ग्राउंड में तो रही ज्यादा ही रही है और मतलब ओवरऑल भी रही है। और पास्ट की बात कर रहे हैं तो पिछले साल का आइकॉनिक मैच बिटवीन केकेआर और आरसीबी, वो हर्षित राणा विराट कोहली के बीच की कंट्रोवर्सी कि नो बॉल है कि नहीं है, नए रूल के अनुसार हर प्लेयर की इंडिविजुअल हाइट वाली बॉल थी, हर प्लेयर की इंडिविजुअल हाइट नापी जाएगी, उसके हाइट के हिसाब से क्या वो कमर की ऊंची की बॉल है कि नहीं, इन जनरल वो कमर से ऊंचे लग रही थी, क्या वो विराट कोहली के कमर की ऊंची थी कि नहीं, क्योंकि थर्ड अंपायर का डिसीजन था कि वो नहीं है। हालांकि वो लास्ट ओवर में 3 छक्के भाई, वो आइकॉनिक क्या बवाल था वो। नीचे 8 विकेट गिर गए थे, जीतने के लास्ट में 20 या 21 रन चाहिए, सबने तो बंदी कर दिया था, मतलब कोई पॉइंट नहीं था उस मैच के। करण शर्मा स्ट्राइक पे, बॉलिंग में मिचेल स्टार्क, 4 बॉल में 3 छक्के करण शर्मा मिचेल स्टार्क को मारते, मैच बना देता। वो तो 1 रन से हार गई, नहीं तो फिर मैच तो विन था इनके लिए। 1 रन से मतलब जहां आपने 4 बॉल में 18 रन बना दिया है, अब आपको 2 बॉल में 2 रन चाहिए। मैं तो ये सोच रहा था उस दिन की मतलब करण शर्मा थोड़ा पहले आ जाता, पहले 1 विकेट गिर जाता दिनेश कार्तिक से पहले, क्योंकि उस मैच में अगर मैच का स्कोर बोर्ड आप निकाल के देखेंगे तो आप देखेंगे कि दिनेश कार्तिक ने उस मैच में क्या किया था। हाँ थोड़ा वहाँ पे उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी अंडरलाइट रही थी, लेकिन करण शर्मा ने ओवरऑल अच्छा खेला था यार, बहुत सही, मतलब मजा तो दिला दिया था उसने। वो मैच 2 रीजन की वजह से आया था, करण शर्मा 1 रन से हारना, करण शर्मा की मेहनत के बाद, और विराट कोहली और हर्षित राणा की कंट्रोवर्सी भाई। और सबसे बड़ा प्लेयर जो दानव है रसल का स्ट्राइक रेट अगेंस्ट आरसीबी 190, इस साल 200 हो जाएगा भाई, हो जाएगा इस साल 200 का स्ट्राइक रेट पूरा कर लेगा वो बंदा आरसीबी के खिलाफ, क्योंकि पहला मैच ईडन गार्डन में है, फिर एक मैच इनका होने वाला है चिन्नास्वामी ग्राउंड। देखते हैं रसल को अगर वो पिच मिल गया तो रसल, यार ये वेस्ट इंडीज प्लेयर में कुछ तो बात है। फिर सेम सुनील नारायण का है 189 का स्ट्राइक, 180 प्लस का ही स्ट्राइक रेट है उसका भी। पिछले साल का वो मैच जिसकी हम बात कर रहे हैं उसमें सुनील नारायण ने शानदार बैटिंग की, तो सुनील नारायण और रसल की प्लेयर है यार, की प्लेयर हमेशा रहे हैं, बहुत तगड़े प्लेयर हमेशा रहे। फाइनल प्रेडिक्शन मैच पे मेरे को तो लग रहा है कि मैच कौन जीतेगी, है ना, मैच कौन सी टीम जीत रही है, किसको एज? मेरे को लग रहा है कि आरसीबी को एज है, क्योंकि उसकी बहुत ही बैलेंस टीम है, ठीक है, बॉलिंग हो गया, बैटिंग हो गया। बात रही मिडिल ऑर्डर की, तो उनके टॉप ऑर्डर इतने अच्छे कि मिडिल ऑर्डर की जरूरत ना पड़े, और पड़े भी तो लास्ट में आए, तो और उनकी बॉलिंग भी बहुत सही है। अगर मेरे को तो ये लग रहा है कि इस ईडन गार्डन में लो स्कोरिंग मैच होगा, 160 to 170 के अराउंड, 170 अंडर ही रहेगा स्कोर, क्योंकि दोनों के ही पास जो बॉलर है वो क्वालिटी बॉलर्स है, चाहे उनके पास स्पिन है, इनके पास पेस है। देखो ना तो वो मिडिल ओवर में रन बनने देंगे सुनील नारायण और चक्रवर्ती, और ना ये पावर प्ले में रन बनने देंगे, और ना डेथ में बनने देगा यश दयाल, जो वो वेरिएशन डालता है। अगर रशिक आया तो दोनों मिलके, हाँ तो करेक्ट। और हर्षित राणा की भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। अच्छा पिछला आईपीएल में अच्छा गया था, काफी अच्छा गया था, उसी बेस पे इंटरनेशनल में पिछले 1 साल में तीनों फॉर्मेट में डेब्यू कर चुके। और सबसे मतलब उनके पास भी तो पेस ठीक ही था। चेतन साकरिया वन ऑफ द बेस्ट बॉलर है यार आईपीएल का। मुझे लगता है कि प्लेइंग 11 में शायद चेतन साकरिया ना रहे, वैभव अरोड़ा खेले इम्पैक्ट प्लेयर में, अगर उनकी बॉलिंग में इम्पैक्ट को लाने की जरूरत पड़ती है तो चेतन साकरिया। वैभव अरोड़ा की प्लेयर है यार। आंद्रे रसल वो किस तरीके की बॉलिंग कब आके करके आपको कितने विकेट निकाल के यश दयाल, ठीक है, दोनों डेथ ओवर के स्पेशलिस्ट और दोनों वेरिएशन के माहिर प्लेयर है यार। तो मेरा एज ये रहेगा कि मतलब कि जो आरसीबी को एज रहेगा, मेरा प्रेडिक्शन ये रहेगा कि आरसीबी को एज रहेगा, आरसीबी जीत सकती है। और अगर आप कह रहे हो आरसीबी जीत सकती है तो मैं कहूंगा केकेआर, जस्ट टू हैव अ डिफरेंट ओपिनियन।
on tomorrow's match. So my team is KKR. तो ठीक है, और हाईएस्ट स्कोर कौन करेगा इन दोनों टीम? I will go with विराट कोहली. मेरे को लग रहा है कि रजत पाटीदार हो सकते हैं जो हाईएस्ट रन स्कोर करे, क्योंकि फर्स्ट डाउन है आएगा और उसने परफॉर्म भी करा है, तो उसके पास बैक उसने भी रणजी वंजी में परफॉर्म करा है अच्छे एवरेज के साथ, तो मेरे को लग रहा है कि उसका फॉर्म है, तो रजत पाटीदार. और बेस्ट विकेट, मैक्सिमम मोस्ट विकेट में मैं चूज करूंगा सुनील नारायण को. सुनील नारायण. आई विल गो विद हेजलवुड. क्या